हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था भाई सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में जो पिछले वाला लेक्चर था उसमें मैंने डिस्कस किया था हेनरी नियम। क्या डिस्कस किया था भाई? हेनरी नियम। और आपको हेनरी नियम बताया गया था कि जब किसी गैस विलय को द्रव विलायक में घोला जाता है तो गैस की जो मात्रा m है वो उस गैस द्वारा लगाए गए दाब P के समानुपाती होती है, बताया गया था। फिर हेनरी ने ये बताया था कि जो प्रेशर है वो डायरेक्ट डिपेंड करेगा भाई विलेयता पर, यानी जितनी ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी भाई विलेयता। फिर मैंने आपसे कहा कि विलेयता को हम व्यक्त करते हैं सांद्रता के पदों में, और यहाँ पर जो हेनरी ने सांद्रता का पद लिया वो लिया मोल भिन्न। किसकी मोल भिन्न? गैस। भाई विलय गैस है तो गैस की क्या ली उसने? मोल भिन्न। और जब हमने इसको हटाया तो अपन ने लगा दिया P इक्वल टू KH एक्स गैस, और इस केस को क्या बोलते हैं हम? हेनरी स्थिरांक। ये बात कर ली थी मैंने हेनरी नियम के बारे में, और इसके कुछ ग्राफ मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। क्लियर है? अपन जो लेवल रख रहे हैं वो बेसिक से लेकर एडवांस तक का रख रहे हैं, क्योंकि आज का जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें बच्चे की कॉन्सेप्ट की अप्रोच देखी जाती है कि उसने कॉन्सेप्ट को कितना तरीके से पढ़ा है और समझा है। इसलिए मैंने आपको जो पीडीएफ दी थी उस पीडीएफ में लास्ट में हेनरी नियम के ग्राफ दिए थे। वो जो ग्राफ है वो पूरे कंप्लीट हेनरी नियम के ग्राफ हैं कि हेनरी नियम में कौन कौन से ग्राफ बन सकते हैं। वो पूरे ग्राफ मैंने पेज पर आपके साथ शेयर किए हैं, उन ग्राफ को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा भाई। क्लियर है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप तरीके समझो, और उसके जो भी एप्लीकेशन है उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। इससे आपकी कॉन्सेप्ट की और आपकी जो बोर्ड में एग्जाम है उस पर दोनों पकड़ के हो जाएगी, आपकी मजबूत हो जाएगी, और आप किसी भी टॉपिक को देखते ही उसके बारे में काफी कुछ एक्सप्लेन कर पाओगे। तो ये बात थी अपने हेनरी नियम के बारे में जो मैंने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज जो हम बात करने वाले हैं आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे भाई राउल्ट के नियम के बारे में। किसके बारे में? राउल्ट के नियम। अब बात समझो, राउल्ट का नियम मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट पढ़ा सकता हूं, लेकिन अगर आपको एक टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है तो उसके बिना आप राउल्ट के नियम को समझ नहीं सकते। और वो टॉपिक है अपने पास वेपर प्रेशर। कौन सा? वेपर प्रेशर। इसे हिंदी में बोलते हैं हम वाष्प दाब। यानी अगर आपको वाष्प दाब के बारे में जानकारी नहीं है तो आप राउल्ट के नियम में काफी कुछ जानकारी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको राउल्ट के नियम को डिटेल में विद कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको वेपर प्रेशर के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो राउल्ट का नियम है वो किस पर आधारित है भाई? वेपर प्रेशर पर। तो पहले मैं आपको वाष्प दाब के बारे में बताऊंगा, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताऊंगा। अगर आपको वाष्प दाब और उसको प्रभावित करने वाले कारक समझ में आ जाएंगे तो फिर आपको राउल्ट का नियम समझने में, लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। राउल्ट के नियम के जो ग्राफ बनते हैं वो भी आप चुटकियों में बना दोगे भाई। लेकिन उससे पहले आपको क्या सीखना होगा भाई? वाष्प दाब। और मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि विद्यार्थियों को जो कंटेंट दिया जाए, जो पढ़ने के लिए जो मैटर दिया जाए, वो इस प्रकार का होना चाहिए कि विद्यार्थी उसको अपनी भाषा में लिख सके, उसे समझ सके और उसका उपयोग कर सके। तो मेरा काम शुरू से ये रहा है कि आपको जो भी पढ़ाया जाए वो बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया जाए। तो पहले राउल्ट के नियम को समझाने से पहले मैं जो बात करूंगा वो बात करूंगा भाई वाष्प दाब के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वाष्प दाब के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है आज का, वो टॉपिक क्या है हमारा? वेपर प्रेशर। कौन सा टॉपिक है भाई? वेपर प्रेशर। यानी हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे भाई वाष्प दाब के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वाष्प दाब के बारे में, कि वाष्प दाब है क्या। सबसे पहले मैं आपकी जो एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें जो वाष्प दाब की परिभाषा लिखी हुई है उसको लिख देता हूं बोर्ड पर कि वो परिभाषा क्या है। देखो परिभाषा क्या है वाष्प दाब के बारे में? एक निश्चित ताप पर, देखो क्या बात कर रहा है, इन बातों को आप थोड़ा ध्यान से देखना। एक निश्चित ताप पर, अगर आपको कुछ याद हो तो मैंने जब आपको हेनरी नियम पढ़ाया था तो वहां पर भी तापमान कांस्टेंट किया था। पता आपको वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों किया था? क्योंकि हम जानते थे कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारी विलेयता का मान क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या है? टेम्परेचर को क्या किया गया है? कांस्टेंट किया गया है। और कांस्टेंट क्यों किया गया है वो मैं आपको बता दूंगा भाई, डिस्कस कर लिया जाएगा कि यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो है क्यों। ध्यान रखना, हर टॉपिक के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि जो लिखा है वो क्यों लिखा है और उसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो परिभाषा लिखी है,
एक निश्चित ताप पर जब द्रव को बोलते हैं इंग्लिश में लिक्विड, जब द्रव है वाष्प को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वेपर, साम्य अवस्था में होते हैं। यह बात भी इंपॉर्टेंट है भाई, जिस पर अंडरलाइन कर रहा हूं उन बातों पर थोड़ा ध्यान रखना। एक निश्चित ताप पर, पहली कंडीशन क्या हो गई, टेम्परेचर क्या हो गया भाई, कांस्टेंट। एक निश्चित ताप पर जब द्रव और वाष्प साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं, तो वाष्प द्वारा, वाष्प यानी वेपर द्वारा, वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर, वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब कोमा वाष्प दाब कहलाता है। यह परिभाषा है आपकी एनसीईआरटी की बुक। यह परिभाषा लिख रखी है कि एक निश्चित ताप पर जब द्रव और वाष्प साम्य अवस्था में होते हैं तो इस स्थिति में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगता है उस दाब को क्या बोलते हैं हम, वाष्प दाब। अब यहां पर दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक बात तो ये उसने कहा है निश्चित ताप, पहली बात तो हमारे दिमाग में होनी चाहिए सर यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो है क्यों। दूसरी बात उसने बात लिखी साम्य अवस्था के बारे में। ये दो पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो उसने लिखा है एक निश्चित ताप पर, मतलब टेम्परेचर उसने कांस्टेंट किया है, क्यों किया है बता दिया जाएगा आपको। और दूसरी बात लिखी है उसने साम्य अवस्था के बारे में। किसके बारे में लिखी है, साम्य अवस्था। साम्य जानते हो ना, पता आपको साम्य क्या है। अगर मान लो कोई रिएक्शन ए से बी में है और उससे बी से वापस ए बन जाए तो ये जो कंडीशन है साम्य किसे दिखाते हैं हम, डबल एरो से। एक एरो आगे जाता है तो दूसरा एरो पीछे आता है, इस अवस्था को बोलते हैं हम साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। ऐसा ही तो होता है साम्य। साम्य दो होते हैं, रासायनिक साम्य और भौतिक साम्य। बात क्लियर है। तो हमको ये बात पता लग गई कि यहां पर हमको दो चीजों पर विशेष ध्यान देना है, एक तो ताप पर और एक देखना है बात साम्य अवस्था के बारे में। पहले आप इस परिभाषा को ध्यान से देख लीजिए, ये परिभाषा है क्या। तो परिभाषा क्या है, एक निश्चित ताप पर जब द्रव और वाष्प साम्य अवस्था में होते हैं तो इस स्थिति में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाता है उस दाब को बोलते हैं वाष्प दाब। बात क्लियर है। यह परिभाषा आपकी एनसीईआरटी बुक की है। अब मैं इस परिभाषा को डिकोड करूंगा, यानी ये परिभाषा समझाऊंगा कि परिभाषा जो लिखी गई है वो कैसे और किस प्रकार लिखी गई है। बात क्लियर है। अब समझाना चाहते हैं आपको कि ये परिभाषा क्यों, कैसे और किस प्रकार आई, और यहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था से मतलब क्या है। क्लियर है बात। परिभाषा आपको पता लग गई कि जब वो एक निश्चित ताप पर जब द्रव और वाष्प साम्य अवस्था में होते हैं तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगता है उस दाब को बोलते हैं वाष्प दाब। बात क्लियर है। और वाष्प के बारे में जानते हो आप, वाष्प जानते हो ना, वेपर क्या होती है। वेपर क्या है, अगर रूम टेम्परेचर पर कोई गैस लिक्विड बन जाती है उसे क्या बोलते हैं, वेपर। अगर वो गैस ही रहती है तो उसे गैस ही बोलोगे आप। बताया जाता है आपको 11वीं में इस चीज के बारे में। चलो भाई अब मैं बताता हूं आपको कि जो परिभाषा आई वो परिभाषा किस प्रकार आई और कैसे आई, किस प्रकार इसे वाष्प दाब कहा गया। देखो भाई, पहली बात ये हमको दो बातों के बारे में पूरा पता होना चाहिए जब हम किसकी बात कर रहे हैं, वाष्प दाब के बारे में। अगर हम वेपर प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। वो बात क्या है, अगर आप प्रैक्टिकल, भाई वाष्प दाब प्रैक्टिकल किया जाएगा, प्रायोगिक तरीके से किया जाएगा, तो आप जो पात्र लोगे, पात्र जानते हो इंग्लिश में बोलते कंटेनर, कंटेनर, आप जो पात्र लोगे वो पात्र लोगे भाई क्लोज, यानी आप जो पात्र लेना चाहते हो वो पात्र लोगे बंद पात्र। कौन सा पात्र लोगे, बंद पात्र। यानी आप जो कंटेनर लेना, जिस कंटेनर में आप वाष्प दाब की गणना करना चाहते हो वो कंटेनर पूरी तरह से ढका होना चाहिए, वो खुला नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए भाई, क्लोज, यानी क्या होना चाहिए, वो बंद। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने कंटेनर क्लोज क्यों लिया। बता दिया जाएगा भाई आपको, आपके साथ कोई सस्पेंस नहीं रखा जाएगा। जो भी बातें हैं वो आपसे खुल के डिस्कस की जाएगी कि ऐसा किया है तो क्यों किया है। और दूसरी बात कि टेम्परेचर क्या रखना है अपन को, कांस्टेंट। ये तो परिभाषा में लिखी हुई थी बात, कि ताप क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ठीक है, तो दो बातें आपको पता होनी चाहिए। जब आप वाष्प दाब की गणना कर रहे हो तो आप जिस पात्र का चयन कर रहे हो वो पात्र क्या होना चाहिए भाई, क्लोज। और दूसरी बात, आपका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए भाई, कांस्टेंट। अब मैं एक एक बातें समझाता हूं आपको। इसकी बात तो मैं जब प्रभावित करने वाले कारक आएंगे, इसकी बात कब करूंगा, जब वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक आएंगे। पहले मैं बात कर लेता हूं कि हमने जो पात्र लिया वो पात्र बंद क्यों लिया।
ओपन क्यों नहीं लिया? देखो बात ध्यान से, मान लो ये अपने पास कंटेनर है दो, एक कंटेनर तो ये रहा और एक कंटेनर अपने पास ये रहा। इस कंटेनर को तो मैंने ओपन कर दिया, देखो ध्यान से, ओपन है कंटेनर, और ये कंटेनर कर दिया मैंने क्लोज। इसको क्या कर दिया मैंने, ऊपर से पैक कर दिया। पता लगा लिया आपने? डायग्राम बनाना अपने लिए को आवश्यक है नहीं, बता दिया मैंने आपको कि इस कंटेनर को मैंने ऊपर से क्या कर दिया भाई, क्लोज कर दिया। तो ये तो अपने पास ओपन कंटेनर है, ये तो अपने पास क्या है, ओपन कंटेनर। ठीक है, इसको ऐसे दिखा देता हूं, साफ साफ दिखेगा उससे। ये तो अपने पास क्या है भाई, ओपन कंटेनर, और ये अपने पास क्या है भाई, क्लोज। लिख देता हूं उसके नीचे, ये तो अपने पास ओपन है, ओपन सिस्टम या ओपन कंटेनर बोल सकते हो आप इसे, खुला तंत्र। ये अपने पास क्या है, क्लोज सिस्टम। ये पढ़ा भी होगा आपने, क्लोज कंटेनर। ये 11वीं में चलता है थर्मोडायनेमिक्स में, खुला तंत्र बंद तंत्र पढ़ा है ना आपने, पढ़ा होगा भाई। थर्मोडायनेमिक्स जो ऊष्मागतिकी चैप्टर है उसमें चलते हैं ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम चलता है, विल्गिस तंत्र जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हिंदी में कहने मतलब। तो ये अपने पास ये तो खुला तंत्र है, वो खुला सिस्टम है, और ये अपने पास है बंद तंत्र। यदि खुला तंत्र और ये अपने पास हो गया बंद तंत्र। ठीक है, यानी हम दो पात्र का चयन कर लें, एक तो ओपन और एक अपने पास है क्लोज। अब सोचो कि हमने क्लोज पात्र का ही चयन क्यों किया। सुनो ध्यान से, हमको करनी है वाष्प दाब की गणना, हमको किसी गणना करनी है वाष्प दाब की। और अगर आपने परिभाषा को ध्यान से पढ़ाओ तो उसमें लिखा था वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगेगा, यानी दाब कौन लगाएगा भाई, वेपर। कौन लगाएगी दाब, वेपर। और वेपर क्या होती है, वाष्प। मतलब वाष्प दाब जब लगेगा जब कौन लगाएगा दाब, वेपर। यानी वाष्प दाब की कंडीशन जब क्रिएट होगी जब हमारे पास वाष्प उपलब्ध होगी। अब आप सोचो वाष्प कब बनेगी, मान लो इस कंटेनर में आपने वाटर को डाल दिया वाटर में, और इस कंटेनर में आपने किसको डाल दिया, वाटर को। थोड़ा इमेजिन करना इस चीजों को, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। आपने इस कंटेनर में किसको डाल दिया, वाटर को, और इस कंटेनर में भी आपने किसको डाल दिया भाई, वाटर को। ये कंटेनर तो ओपन था और ये कंटेनर क्या था भाई, क्लोज। और इन दोनों कंटेनर को रख दिया आपने धूप में। ठीक है, जैसे आप थोड़ी देर धूप में रखोगे तो आपको पता है वाटर की वेपर बनेगी, और कंटेनर ओपन है, ये कंटेनर क्या है, ओपन। तो यहां से जो वेपर बनेगी बताओ वो बाहर जाएंगी नहीं जाएंगी, वो कहां चली जाएंगी, यहां से बाहर। क्योंकि मान लो आपने खुले गिलास में पानी रखा है तो थोड़ी देर में जो उसकी वेपर बनेगी वो उस गिलास को छोड़ो कहां चली जाएगी, वायुमंडल में। कहां चली जाएगी भाई, एटमोस्फेयर में, बाहर चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, क्योंकि आपका पात्र क्या है, ओपन है। अब सोचो वो जो वेपर ऊपर गई है, क्या उसका वाष्प दाब आपके द्रव पर लग सकता है क्या, नहीं लगेगा। लग भी सकता है तो क्या होगा, सुनो, आपका कंटेनर खुला था, इस खुले कंटेनर में यहां से जो वेपर यानी यहां से जो वाष्प की बूंदें बनी वो कहां चली गई भाई, बाहर। और आप जानते हो वायुमंडल का दाब कितना होता है, 1 atm। कितना होता है, 1 atm। यानी आपकी जो द्रव है, आपका जो द्रव की जो सतह है, इस पर जो दाब लगेगा वो अब कितना लगेगा भाई, 1 atm। कितना लगेगा, 1 atm। और 1 atm दाब वेपर का तो नहीं होता, हमको तो किस दाब की गणना करनी है, वाष्प के दाब की। तो वाष्प बची कहां है, वाष्प तो आपका जो कंटेनर खुला था वो कहां चला गया भाई, वायुमंडल में चली गई वाष्प। तो आप क्या वाष्प दाब की गणना कर पाओगे क्या, कर पाओगे क्या? मैं कहूंगा इस स्थिति में वाष्प दाब की गणना नहीं होगी, क्योंकि आपका कंटेनर ओपन है, और ओपन कंटेनर में जो वेपर की बूंदें थी वो कहां चली गई, बाहर। उनके वाष्प दाब का उस द्रव की सतह पर कोई प्रभाव आपको दिखाई नहीं देगा। और आप ये भी सोचो, अगर कंटेनर ही ओपन है तो क्या साम्य अवस्था उत्पन्न हो सकती है क्या? साम्य अवस्था कब उत्पन्न होती, जब कंटेनर क्या होता भाई, क्लोज। देखो इधर, अगर आपने कंटेनर क्लोज लिया तो यहां से जो वेपर की बूंदें बनेंगी उनके पास जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, वे सारी की सारी बूंदें कहां इकट्ठी हो जाएंगी, इस कंटेनर के ऊपर वाले सरफेस पर, क्योंकि उनको ऊपर जाना है और कंटेनर क्लोज है। तो जितनी भी बूंदें बनेंगी वे सारी की सारी बूंदें कहां चली जाएंगी भाई, कंटेनर की दीवार पर, ऊपर वाली दीवार पर चली जाएंगी। इनको बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो बताओ यहां पर वेपर की बूंदें आएंगी नहीं आएंगी? और थोड़ी देर में जो वाष्प की जो बूंदें हैं बताओ वो दाब लगाएंगी नहीं लगाएंगी, दाब लगाएंगी। और वो जो दाब होगा वो दाब होगा वाष्प दाब। क्या होगा भाई, वाष्प दाब। कहने का मतलब ये, हमने यहां पर क्लोज कंटेनर का चयन क्यों किया, क्योंकि हम ओपन कंटेनर ले लेते तो जितनी भी वेपर थी वे सब कहां चली जाती, एटमॉस्फेयर में। तो हम वाष्प दाब की गणना नहीं कर पाते, या हम ये कह देते कि वाष्प दाब की गणना करना काफी कठिन हो जाता, क्योंकि हमारे पास एक प्रेशर हो जाता। कौन सा प्रेशर आ जाता, वायुमंडल का। वो कितना होता है भाई, 1 atm। लेकिन अगर हमने कंटेनर क्लोज ले लिया तो बाहर का तो कोई प्रेशर होगा ही नहीं इसके ऊपर, अंदर का ही प्रेशर होगा। और अंदर कौन भरी हुई है, वाष्प। तो वाष्प जो द्रव की सतह पर दाब लगाएगी उस दाब की तो गणना करना चाहते हैं। और वो दाब क्या है अपने पास, वो दाब क्या है अपने पास, वाष्प दाब। कौन सा दाब है भाई, वाष्प दाब। तो पहली बात आपको क्लियर हो गई कि वाष्प दाब में हम बंद पात्र का चयन क्यों करते हैं। क्यों चयन करते हैं, साम्य अवस्था के लिए
और वाष्प के दाब की गणना करने के लिए। अगर हम कंटेनर ओपन ले लेते तो शायद हम कभी भी वाष्प दाब की गणना नहीं कर पाते, या हम ये कह सकते हैं कि वाष्प दाब की गणना करना काफ़ी क्या हो जाता भाई, कठिन हो जाता। क्लियर है? तो पहली बात आपको समझ में आ गई कि हमने क्लोज कंटेनर का चुनाव क्यों किया। बात समझ में आ गई होगी शायद आपको। दूसरी बात कि सर टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों है, तो ये तो मैंने बताया ना आपको, ये बताऊंगा जब मैं बताऊंगा आपको वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि हमको क्या पढ़ना है, वाष्प दाब क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, राउल्ट का नियम। बात क्लियर है? तो पहली बात, अभी तक मैंने वाष्प दाब के बारे में कुछ भी नहीं कहा आपसे, आपको अभी तक किताब की परिभाषा बताई गई है और वाष्प दाब में किस प्रकार के पात्र का चयन किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। अभी ये नहीं बताया गया है आपको कि वाष्प दाब किस प्रकार उत्पन्न होता है, वो डिस्कस करूंगा मैं भी आपके साथ, लेकिन यहाँ तक की बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? हम ओपन कंटेनर का चुनाव नहीं करेंगे, हम किस कंटेनर का चुनाव करेंगे भाई, क्लोज कंटेनर का। बात क्लियर? अब मैं बढ़ता हूं कि वाष्प दाब किस प्रकार उत्पन्न होता है। क्लियर है? अब देखो यहां से बात, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने वाष्प दाब में जिस पात्र का चयन किया वो पात्र क्या था भाई, क्लोज था। क्या था भाई, क्लोज। अब देखो ध्यान से, हमको पता लग गया अब जो हमको कंटेनर लेना है वो कंटेनर कौन सा लेना है भाई, क्लोज कंटेनर। कौन सा लेना है, क्लोज कंटेनर। देखो ये कोई कंटेनर है जिसको मैंने क्लोज कर दिया ऊपर से। हमको बायोलॉजी के तो है नहीं भाई, हमको तो ऐसा बनाना है डायग्राम, ठीक है, केमिस्ट्री में चलता है इतना सा। ये कोई कंटेनर है, ये कंटेनर क्या कर दिया मैंने, ऊपर से क्लोज कर दिया, और इस कंटेनर में क्या डाल दिया मैंने, वाटर। कोई सा भी आप लिक्विड डाल दो, कोई सा भी आप लिक्विड डाल दो, ठीक है, ये लिक्विड डाल दिया। जब शुरू शुरू में आप लिक्विड डालोगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपके पास क्लोज कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने पानी डाल रखा है और थोड़ी डालते डालते उसकी वेपर बन जाएगी, ऐसा होगा क्या? थोड़ी देर बाद में क्या बनने लगेगी, वाष्प। क्या बनने लगेगी, वाष्प। ऐसा क्यों होता है, सुनो ध्यान से, ऐसा क्यों हुआ, क्या होता है, पूरी बात बताई जाएगी आपको विद कॉन्सेप्ट से। आपने क्लोज कंटेनर लिया, उस क्लोज कंटेनर में आपने कोई लिक्विड भर दिया, क्योंकि जो वेपर बनेगी लिक्विड से बनेगी। आपने कोई लिक्विड भर दिया, थोड़ी देर बाद में आप देखोगे कि उस लिक्विड से ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर कुछ पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती है, उसे बोलते हैं हम वेपर। क्या बोलते हैं उसे, वेपर। ऐसा क्यों हुआ, सुनो पहले उसको डायग्राम से दिखा देता हूं मैं, फिर आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। ये कंटेनर वही था अपना पहले वाला ही, यहां पर वही पानी अपन जो लिक्विड ले रहे थे वो लिक्विड भरा हुआ है, और इस लिक्विड से थोड़ी देर बाद में यहां क्या बनने लगी, थोड़ी थोड़ी क्या बनने लगी, वेपर। क्या बनने लगी, वेपर, थोड़ी थोड़ी। अगर मान लो कंटेनर ओपन होता तो यहां से बताओ वेपर बाहर चली जाती, नहीं चली जाती, लेकिन हमने कंटेनर क्या लिया है, क्लोज, और क्लोज कंटेनर लिया है तो ये वेपर बाहर नहीं जा सकती, ये वेपर तो यहीं रहेगी। और सुनो ध्यान से, जब भी द्रव से वेपर बनती है, जब भी द्रव के अणुओं से वाष्प के अणु बनते हैं तो उस क्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं उसको, वाष्पीकरण। ध्यान से देखना चीज को, जब भी द्रव के पार्टिकल यानी जब भी लिक्विड के पार्टिकल वेपर के पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं उस क्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं इसे इवेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोराइजेशन। अब मैं यहां पर जो लिखूंगा वो हिंदी में नहीं लिखूंगा, किस में लिखूंगा भाई, इंग्लिश में। क्या मैं लिखूंगा कि यहां पर जो लिक्विड के पार्टिकल थे वो किस में चेंज हो गए भाई, वेपर में। उस क्रिया को क्या बोलेंगे हम, वाष्पीकरण। इसे बोलेंगे इवेपोराइजेशन, इसे क्या बोलेंगे, इवेपोराइजेशन। बात क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, पहली बात तो आपको क्लियर नहीं हुई कि सर आपने कहा कि हमने क्लोज कंटेनर लिया था, उस कंटेनर में हमने लिक्विड को भरा और थोड़ी देर बाद में उसकी वेपर यहां बन गई। ऐसा क्यों हुआ सर, ऐसा क्या हो गया इस लिक्विड में कि वेपर की बूंदें बनने लग गई। देखो सुनो ध्यान से, आपने जो लिक्विड लिया है उसकी कोई ना कोई डेंसिटी होगी भाई, घनत्व तो होगा ना उसका, और घनत्व ज्यादा होने के कारण उनके अणुओं में आपस में क्या होती है भाई, टक्कर। भाई आपका जो लिक्विड है वो सघन है, उसका घनत्व क्या है, ज्यादा, और घनत्व ज्यादा होने के कारण उनके अणुओं में आपस में क्या होती है, टक्कर। और टक्कर होने के कारण जो पहनने वाले जो अणु है जो बिल्कुल बॉटम में है वो सरफेस के अणुओं को नीचे से क्या मारेंगे भाई, धक्का। भाई सरफेस के अणु ये है, सरफेस के अणु ये है, जो बॉटम के जो पार्टिकल्स हैं उनमें आपस में क्या होगी, टक्कर। और टक्कर होने के कारण जो सरफेस, जो बॉटम की जो एटम है, ये बॉटम के जो अवयवी कण है वो सरफेस के अणु को क्या मारेंगे, धक्का। और धक्का मार के उनको खा निकाल देंगे बाहर। और बाहर कहां चली जाएंगी वो, बाहर तो जा नहीं सकती ना भाई। कंटेनर क्या है आपका, क्लोज, और क्या बन जाएगी भाई, वेपर की बूंदें। क्या बन जाएंगी, वेपर। कैसे बनी वेपर, हम जानते थे कि लिक्विड की डेंसिटी होती है, और डेंसिटी हाई होने के कारण इनके अणुओं में आपस में क्या होती है, टक्कर। और टक्कर होने के कारण जो अवयवी कण है नीचे वाले वो ऊपर वाले सतह के अणुओं को धक्का मारेंगे, और इस सतह के अणु इस एनर्जी को लेकर कहां चले जाते हैं भाई, कंटेनर की दीवार पर, और क्या बन जाती है भाई, वेपर।
और यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाती है, कम। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा सकता हूँ, और वो एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा और महसूस भी किया होगा। जैसे अगर आपको याद हो तो अगर आपने कभी 11th में केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल किया है तो आपने देखा होगा कई बार हमारी स्किन पर एल्कोहल टच हो जाता है, कई बार हमारी स्किन पर एल्कोहल जो है वो टच हो जाता है। तो जैसे एल्कोहल टच होता है तो हमारी स्किन ठंडी ठंडी हो जाती है, होता ही नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एल्कोहल के जो पार्टिकल है वो अपनी स्किन की जो एनर्जी है उसको लेकर कहाँ चलेगा भाई, वायुमंडल में। इसलिए हमको स्किन कैसी लगती है, ठंडी, क्योंकि हमारी जो एनर्जी थी उसको लेकर कहाँ चले गए, वायुमंडल में। तो हमारी सरफेस की एनर्जी क्या होगी, कम, और हमको स्किन कैसे लगने लगे भाई, ठंडी। जैसे अगर आपने देखा हो जो लेडीज नेल पॉलिश यूज लेती है, जो नेल पॉलिश होती है उनको आप कभी स्किन के ऊपर लगाना, स्किन के ऊपर लगाओगे तो आपकी जो स्किन है वो ठंडी लगेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो नेल पॉलिश का जो पार्टिकल है वो आपकी स्किन की एनर्जी को लेकर बाहर चला गया, तो आपकी स्किन की एनर्जी क्या होगी, कम। और जब आपकी त्वचा की एनर्जी कम हो जाएगी तो आपकी त्वचा कैसी लगेगी, आपको ठंडी। ऐसा यहाँ होता है, यहाँ क्या होता है कि जो सरफेस की जो पार्टिकल है वो इस एनर्जी को लेकर कहाँ चले जाते हैं, ऊपर, और यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाती है, कम। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो लिक्विड है उसका घनत्व ज्यादा है और नीचे वाले पार्टी उसको मारे धक्का, और धक्का मारने के कारण ये यहां से कहां चला जा रहा है भाई, ऊपर। और ये ऊपर जाने का जो प्रोसेस है, यानी जो द्रव के जो पार्टिकल हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये क्या है भाई, यहां पर ये अपने पास है वेपर। क्या है ये, वेपर। यानी द्रव के जो पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर में। इसको बोलते हैं वाष्पीकरण, इसे क्या बोलते हैं, इवेपोराइजेशन। और ये जो दर है बनने की, इसको बोलते हैं रेट ऑफ इवेपोराइजेशन। शॉर्ट में लिख दिया REVAP। आर का मतलब क्या होता है, रेट। रेट है वाष्पीकरण की दर। क्या है, वाष्पीकरण कितना हो रहा है, वाष्पीकरण की बनने की दर। वाष्पीकरण क्यों बोलेंगे, क्योंकि द्रव के सत्व अणुओं का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है भाई, वाष्पीकरण। बात क्लियर है यहां तक। अब सुनो, मैं कहूंगा अपने पास कौन सी घटना आ गई, वाष्पीकरण, यानी वाष्प का बनना क्या हो गया, प्रारंभ। अब धीरे धीरे क्या होगा, ज्यादा धक्का मारेंगे तो यहां से जो सतह के अवयवीकरण है और ऊपर जाएंगे, तो और ऊपर जाएंगे तो मैं कहूंगा धीरे धीरे ऊपर, बताओ वाष्प की मात्रा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी भाई। शुरू शुरू में तो थोड़े थोड़े तो जाएंगे, जैसे जैसे मैं कहूंगा टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर को हम चेंज नहीं कर सकते, तो मैंने लिखा था टेम्परेचर क्या कर रखा है मैंने, कांस्टेंट। थोड़ी देर में क्या होगा, पहले मान लो 10 बूंदे थी, धीरे धीरे क्या होगा, 20 बूंदे बनेगी, 30 बूंदे बनेगी, 40 बूंदे बनेगी। तो मैं कहूंगा धीरे धीरे जो ऊपर जो एरिया है, ये जो एरिया है इसमें बताओ वेपर की मात्रा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इसमें किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, वेपर में। किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, इसकी, वेपर की। और यहां पर प्रोसेस कौन सा हो रहा है अभी भी, रेट ऑफ इवेपोराइजेशन। वाष्पीकरण तो हो रहा है, धीरे धीरे जो सतह के अणु है वो कहां जा रहे हैं भाई, ऊपर। अब सोचो अगर वो अणु ऊपर जा रहे हैं तो बताओ उसका भी तो कुछ दाब होगा। मान लो पहले यहां पर अवयवीकरण 10 थे तो 10 का दाब कम होगा। अब जैसे जैसे अणु बढ़ेंगे बताओ दाब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। मान लो यहां पर दाब मैंने मान लिया P1 और यहां पर दाब ले लिया मैंने P2, तो आप सोचो बताओ P2 का दाब ज्यादा होगा, P1 का दाब ज्यादा होगा। हम कहेंगे P2 किससे ग्रेटर देन होगा भाई, P1 से। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर जो वाष्प की बूंदे थी वो मान लो 10 बूंदे थी, जैसे जैसे बूंदे बढ़ने लगेगी मैं कहूंगा यहां पर बूंदों की संख्या बढ़ेगी, और यहां पर अगर बूंदों की संख्या बढ़ेगी तो बताओ वाष्प दाब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा भाई। जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतना तो ज्यादा दाब लगाएंगे। तो अगर ये प्रेशर P2 है और यहां पर प्रेशर P1 है तो बताओ P2 ग्रेटर देन P1 होगा कि नहीं होगा, यानी यहां पर वाष्प दाब क्या होगा, थोड़ा ज्यादा। अब होगा क्या, जैसे जैसे जो द्रव के पार्टिकल है वो कहां चले गए वाष्प में, थोड़ी देर बाद में क्या होगा, वाष्प के जो अवयवीकरण है वो वापस कहां पर आएंगे, द्रव में। यानी वाष्प के जो अणु है, कण है, वो किसमें घुलना पसंद करेंगे, द्रव में। पहली बार क्या होगा, जैसे जैसे यहां पर वाष्प की मात्रा बढ़ेगी तो वाष्प कहां आएगी, नीचे। कहां पर आएगी, इस द्रव की सतह पर। और सुनो, जब वाष्प के अवयवीकरण कहां पर चले जाते हैं, द्रव में, यानी जब वाष्प वापस द्रव में कन्वर्ट हो जाती है उस घटना को बोलते हैं हम संघनन। उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। पहले तो क्या था, द्रव के अवयवीकरण बदले थे वाष्प में, उस घटना को बोला था हमने वाष्पीकरण। दूसरी घटना में क्या हुआ, जो वाष्प बनी वो वाष्प वापस किसमें कन्वर्ट हो रही है, द्रव में, उस घटना को बोलेंगे कंडेंसेशन। यानी शुरू शुरू में कंडेंसेशन, देखो शुरू शुरू में संघनन की क्रिया नहीं हो रही थी, धीरे धीरे क्या हो रहा है, संघनन। आर ऑफ कंडेंसेशन, आर का मतलब क्या है, रेट, यानी संघनन की दर। ये क्या है, वाष्पीकरण की दर, यानी वाष्पीकरण की होने की दर और संघनन के होने की दर। धीरे धीरे क्या होगा, द्रव के पार्टिकल ऊपर जाएंगे और ऊपर के जो वाष्प के पार्टिकल है वो कहां आएंगे, नीचे। एक स्थिति ऐसी आएगी, टेम्परेचर क्या रख रखा है मैंने, कांस्टेंट, क्योंकि मैंने कंडीशन बताई थी कंटेनर क्लोज और टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें क्या होगा भाई, जिसमें क्या होगा, जितने पार्टिकल ऊपर जाएंगे उतना ही कंडेंसेशन नीचे होगा। मतलब जितने द्रव के पार्टिकल जितनी वाष्प बनाएंगे
वाष्प के पार्टिकल उतनी क्या बना देंगे, द्रव। मैं कहूंगा जितना रेट ऑफ इवेपोराइजेशन होगा उतना ही रेट ऑफ क्या होगा भाई, कंडेंसेशन। यानी जितना वाष्पीकरण होगा उतना ही क्या होगा, संघनन। बताओ साम्य आएगा नहीं आएगा? जितना वाष्पीकरण हुआ उतना ही क्या हो गया, संघनन। यानी जितने द्रव के अणु वाष्प में बदले उतने ही वाष्प के अणु किस में बदल जाएंगे, द्रव में। और ये जो साम्य अवस्था आई है, इस पर जो यहां पर जो दाब होगा भाई, जितना वाष्पीकरण हुआ उतना ही वाष्प ने क्या बना दिया, द्रव। तो इस स्थिति में जो यहां पर प्रेशर लगेगा उस प्रेशर को क्या बोलेंगे हम, वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। मतलब वेपर प्रेशर कब होगा, जब रेट ऑफ इवेपोराइजेशन इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन। यानी जब वाष्पीकरण की दर संघनन की दर के बराबर हो जाएगी, जब वाष्पीकरण की दर संघनन की दर के बराबर हो जाएगी, तो उस स्थिति में जो प्रेशर बनेगा उस प्रेशर को कहेंगे वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे उसे, वेपर प्रेशर। और वो स्थिति कौन सी होगी भाई, साम्य अवस्था की स्थिति। कौन सी स्थिति होगी, साम्य अवस्था की। बात समझ में आ रही है आपको? शुरू में तो वेपर कम थी तो प्रेशर कम था, जैसे जैसे अवयवीकरण बढ़े तो प्रेशर का मान बढ़ने लगा है। एक अवस्था ऐसी आएगी जितने ऊपर जाएंगे उतने का आएंगे नीचे। तो बताओ इक्विलिब्रियम आया या नहीं आया, आ गया। तो इस स्थिति में जो दाब है, इस स्थिति में जो दाब है उस दाब को बोलते हैं उसका वाष्प दाब। क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। तो देखो परिभाषा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट था तो द्रव और वाष्प बताओ साम्य अवस्था में थे कि नहीं थे। तो इस स्थिति में जो वाष्प जो द्रव की सतह पर दाब लगा रही है उस दाब को क्या बोलते हैं हम, वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं उसे, वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं उसे हम, वेपर प्रेशर। मतलब इस स्थिति में क्या होगा, यहां पर कौन है, लिक्विड, और वहां पर कौन है, वेपर। ये दोनों किस में होंगी भाई, इक्विलिब्रियम में। देखो ध्यान से, ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एडवांस की बात है। देखो आप, जब वाष्प दाब होगा तो द्रव और वाष्प, इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वाष्प। यानी जब वाष्प दाब होगा तो द्रव और वाष्प बताओ किस में होगी, साम्य अवस्था में। और ये साम्य कौन सा कहलाता है, भौतिक साम्य। कौन सा साम्य, भौतिक साम्य। भौतिक साम्य जानते हो ना, साम्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है रासायनिक साम्य और एक होता है भौतिक साम्य। भौतिक साम्य क्यों बोलते हैं, ये अवस्थाएं कौन सी होती है, भौतिक अवस्थाएं। तो इनमें जो साम्य होगा कौन सा साम्य होगा, भौतिक साम्य। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वाष्प दाब में किस प्रकार के साम्य का, किस प्रकार का साम्य उत्पन्न होता है। तो आप कहोगे कौन सा साम्य उत्पन्न हो जाता है भाई, भौतिक साम्य। क्योंकि लिक्विड और वेपर किस अवस्था में होते हैं, इक्विलिब्रियम में। और इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को क्या बोलेंगे हम, वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे उसे हम, वेपर प्रेशर। आज के लिए इतना ही। अगले वाले लेक्चर में मैं विद डिटेल आपको और एक्सप्लेन करूंगा कि वेपर प्रेशर होता क्या है। लेकिन उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।